बच्चों इस क्लास में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहली बात कि ये चैप्टर जब आप मुझसे पढ़ें तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठें, क्योंकि जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स में ऐसा होता है कि भाई एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो बहुत कम किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठें। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूँ, आपके साथ सारी बातें बताऊंगा, है ना। भाई जैसे क्या होता है कि पीओआई वाला चैप्टर शुरू करते हैं सबसे पहले ये कहा जाता है कि जब तक आपको जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको टर्मिनोलॉजी भी सारी क्लियर करता जाऊंगा, है ना। एनसीईआरटी की एक लाइन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो सब आपको इस क्लास में मतलब क्लासेस में सॉल्व करवाया जाएगा। दूसरी बात जो समझनी है आपको कि एनसीईआरटी जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी कह रही है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म क्यों पैदा होता है। जैसा कि एनसीईआरटी मैंगो की बात करती है कि भाई मैंगो के सीड से, हाँ, मैंगो के सीड से मैंगो का ही प्लांट क्यों बना। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कह रही है कि भाई आपके पास एक प्लांट है, मैं कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर बताऊंगा, उनको सीख लीजिएगा। उससे बना है सीड, और ये जो प्लांट है बच्चे वो मैंगो का प्लांट है, और इस सीड से भी आगे फिर जो प्लांट बनेगा वो मैंगो का ही बनेगा। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी ये समझाती है हमें। चलिए ये तो केस हो गया बोलो प्लांट का, लेकिन एनिमल्स के बारे में एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है ह्यूमंस के बारे में, कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स से जो प्रोजेनी आती है, जिन्हें कि हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली बच्चों की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं वो या तो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं बिल्कुल, या उनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं। तो ऐसा क्यों। इवन प्रोजेनी के अंदर जो सिबलिंग्स होते हैं, एनसीईआरटी इसकी भी बात कर रही है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स में भी जो करेक्टर्स हैं वो सिबलिंग्स या तो एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखते हैं कि भाई ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके करेक्टर्स में डिफरेंस भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों। ये सारी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी यहां हमें समझा रही है दो शब्द। एक का नाम है हेरिडिटी, जो एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा है सेकंड अगले पैराग्राफ में, और एक शब्द का मतलब है इनहेरिटेंस। एक मतलब क्या लिखा है उन्होंने, हेरिडिटी, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा है, इनहेरिटेंस। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है, इन दोनों को हम समझते हैं, फिर हम चलेंगे कि भाई जेनेटिक्स जो है उससे हम क्या बोल रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि आप कहें कि आपके पास कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट, जैसे कि आप मान लीजिए मैंगो प्लांट, इससे आगे मैंगो का ही फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि यहां एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो है उनका ट्रांसमिशन हुआ है। आप बताइए कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हो गया कि बाहर से दिखने वाला फिनोमिना है, कि भाई देखो मैंगो से मैंगो बना है, एनिमल से एनिमल बना है, बिल्ली से बिल्ली पैदा हुई है, सिंपल बात। लेकिन अगर आप इसे ले जाएं मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, कि भाई जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर कौन जा रहा है, तो वही बात मैं कहूं कि ये प्लांट है मैंगो का, और इससे आगे जो प्लांट बना है वो भी बोलो मैंगो का ही है, सही है। और आप बताएंगे यहां पर ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, जिसे कि आप आगे चल के जीन या डीएनए बोलेंगे। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, केवल कैरेक्टर्स के ट्रांसफर की बात हो रही है तो हम उसे बोलेंगे बच्चे हेरिडिटी। लेकिन अगर आप जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जीन के ट्रांसफर की बात करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें यह पता चलेगा, हालांकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ लिया कि डीएनए इज द रेगुलेटर ऑफ द सेल, और डीएनए से आरएनए बन के प्रोटीन बन के मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट किया जाता है। तो आप बताइए कि स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज हेरिडिटी, और द स्टडी ऑफ द
जेनेटिक मटेरियल इज इनहेरिटेंस। मतलब अगर फिनोटाइप के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो आप हेरिडिटी शब्द यूज करिए, और अगर आप बच्चे केमिकल लेवल पर चल रहे हैं तो आप इनहेरिटेंस शब्द यूज करिए। और आप बताइए कि बच्चे इन दोनों के ट्रांसफर की जो स्टडी है, भाई कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये फिनोमिना है, ये प्रोसेस है। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस बोथ आर फिनोमिना, प्रोसेसेस। और इन फिनोमिना की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अगर हम इन दोनों की स्टडी की बात करें कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की, हम यहां क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन दोनों फिनोमिनाज की कि हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, हेरिडिटी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस होता कैसे है, इसकी स्टडी को हमने डील करना है जेनेटिक्स में, डील करना है जेनेटिक्स में, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज जो जेनेटिक्स में आएगी, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस तो है ही कि जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, कैरेक्टर जा रहा है, लेकिन 100% कैरेक्टर एज इट इज सेम कभी ट्रांसफर नहीं होते। अभी थोड़ी देर मैंने आपसे पहले बोला है कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके पेरेंट्स से आगे जो प्रोजेनी बनती है, जो सिबलिंग्स आएंगे उनके, है ना, वो कभी कैरेक्टर्स में एक दूसरे के और पेरेंट के 100% सिमिलर नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो उनमें आते हैं। और आप बताइए कि इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस का नाम देते हैं, वेरिएशंस का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब जब भी जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर करेगा तो कुछ ना कुछ क्या आएंगी, वेरिएशंस आएंगी, कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, है ना। तो आप बताइए कि जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे किस किस की, हेरिडिटी की, इनहेरिटेंस की, और साथ ही साथ हमें स्टडी करनी है यहां पर किसकी, वेरिएशंस की। वेरिएशंस का मतलब है चेंज इन कैरेक्टर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब अगर इस प्लांट को और इस प्लांट को आप अगर कंपेयर करते हैं तो ये 100% सिमिलर नहीं होगा। अगर आप ह्यूमंस को अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं तो 100% कैरेक्टर्स में सिमिलर नहीं होंगे। तो बताएंगे कि वो जो वेरिएशंस आई हैं उस वेरिएशंस की भी स्टडी हम ये कहां करने वाले हैं, बिल्कुल। तो जेनेटिक्स बोलिए एक ब्रॉड टर्म है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, इनहेरिटेंस की और वेरिएशंस की। जैसे मैं आपको समझाता हूं, हेरिडिटी की बात करें तो मेंडल का नाम लीजिए आप। मेंडल ने केमिकल लेवल पे तो कुछ बताया ही नहीं था, सब फिनोटिपिक लेवल पे ही बताया था। लेकिन जैसे ही आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाते हैं तो आप कैरेक्टर्स के ट्रांसफर की बात थ्रू द जेनेटिक मटेरियल करते हैं तो टर्म यूज हो जाएगी इनहेरिटेंस। हालांकि आप कभी कभी हेरिडिटी इनहेरिटेंस को मतलब ब्लाइंडली यूज कर लेते हैं स्टेटमेंट्स बनाते टाइम, लेकिन आपको एक्चुअल टर्म डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और वेरिएशंस जो होती हैं वो कैरेक्टर्स में आने वाले चेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात। फिर जैसे ही आप एनसीईआरटी से ये बातें कंप्लीट करते हो तो एनसीईआरटी आपको समझाएगी कि भाई ह्यूमंस जो है ये चीजें बहुत पुराने टाइम से जानता है जेनेटिक्स के बारे में। हालांकि उसको एज ए एजुकेशन नहीं मानता वो, लेकिन वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चल रहा था। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो एनसीईआरटी हमें ये बता रही है कि भाई 8000 टू 10,000 बीसी की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अपने यूज के अकॉर्डिंग, ह्यूमन अपने यूज के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स को तो नहीं समझते थे, इनहेरिटेंस को तो नहीं समझते थे, हाँ वेरिएशंस को तो नहीं समझते थे, हेरिडिटी को नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी वो क्या है कि भाई कैरेक्टर्स के बारे में जानते थे कि भी हाँ जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर तो होते हैं। मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, छोटा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मान लीजिए ये छोटी सी कोई एक बस्ती है, एक गांव है, एक शहर है पुराने टाइप का, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि कोई एक टाउनशिप है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और आप बताइए कि ये इसके आसपास का एक फॉरेस्ट एरिया है। इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे प्लांट्स रहे हैं, और प्लांट्स के साथ आपको बताना है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी घूम रहे हैं, सही है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी हैं। समझना मेरी बात को आप, मैं ये आपके, हाँ, एंसेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि तब लोगों को इतना तो पता था कि हाँ भाई कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, एनसीईआरटी कह रही है कि जंगल में उन्हें कोई एक प्लांट मिला, कोई बंदा यहां से जंगल घूमने गया, जंगल में उसको कोई प्लांट मिला जो कि क्या कर रहा था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा था, फूड दे रहा था, या कोई ऐसा मटेरियल उस बंदे को दे रहा था जो उसके काम आ रहा था।
अब आप बताइए क्या ये पूरा प्लांट पेड़ उखाड़ के यहां से लाएगा? तो बच्चा कहता है नहीं नहीं, ये पूरा पेड़ के उखाड़ के लाएगा। आप उसका फ्रूट जो लेके आए हैं उसमें से जो सीड निकलेंगे, उन सीड्स को आप अपने घर पे लगा के वैसा ही पेड़ बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ताकि आपको बार बार जंगल में ना जाना पड़े इस चीज के लिए। ऐसा ही एनसीईआरटी ने एग्जांपल, मतलब इनको एनसीईआरटी वाइल्ड क्या बता रही है? हाँ, वाइल्ड बता रही है जनरेशंस को कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे हैं बच्चे, वाइल्ड है। वाइल्ड पॉपुलेशन है ये, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। वाइल्ड पॉपुलेशन है ये, प्लांट्स की भी और हाँ एनिमल्स की भी। तो वाइल्ड पॉपुलेशन को ले आया। ऐसे एनसीईआरटी कह रही है कि भाई एक गाय का नाम है साहिवाल, ये कैसी है, पंजाब की। हाँ, काऊ की एक पॉपुलेशन की बात करी है, कैसी पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशन। अब आप बताइए कि हमें पता है कि इस काऊ का एक खुद का लाइफ स्पैन है, उसके बाद इसकी डेथ होनी है, लेकिन हमें पता है कि ये जाने के बाद अपनी जो जनरेशन आएगी उससे जो पैदा होंगी वो भी कैसी होंगी, गाय साहिवाल। इसका मतलब ये हो गया कि पहले के लोगों को इतनी जानकारी तो थी कि जो करेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। होते कैसे हैं, उसकी स्टडी क्या है, उसे कैसे करना है, इनके बारे में ज्यादा दिमाग लोगों का नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एनसीईआरटी कह रही है इन द मिड ऑफ द 19 सेंचुरीज, इन द मिड ऑफ द 19 सेंचुरीज, मतलब 1856 से 1863, वो 7 साल जो है बच्चे, वो जेनेटिक्स के लिए एक गोल्डन एरा के फॉर्म में आए। और ऐसे आए कि आज तक हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। और आप बताइए उस टाइम पे जो बंदा उभरा, जिन्होंने जेनेटिक्स के लिए हमें अपने आप को सोचने पे मजबूर किया, चीजें सीखने में हमें आगे बढ़ाया, उनका नाम था बच्चे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे कि हम ग्रेगर मेंडल के नाम से लिखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ग्रेगर मेंडल, इन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। इन द मिड ऑफ द 19 सेंचुरी, 7 साल तक मैं अभी आपको बता रहा हूं, इन्होंने पी प्लांट्स पर अपने क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स, पी प्लांट पर। और जेनेटिक्स को हमें समझने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने 7 साल स्टडी की है। किस पे? पी प्लांट पर। और आप बताइए कि इन्होंने प्रपोज किए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि हेरिडिटी के लिए इन्होंने, हाँ, हमें लॉ दिए। इसमें क्या हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। बच्चा कहता है कि जब ये तो इनकी जो स्टडी थी वो तो जेनेटिक मटेरियल पर थी नहीं, तो आप इनको इनहेरिटेंस शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, या तो हेरिडिटी शब्द आना चाहिए। तो आप बताइए कि इन्होंने बता दिया था कि भाई जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कोई ना कोई केमिकल ट्रांसफर कर रहा है, बायोकेमिकल कोई ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कि इन्होंने नाम दिया था फैक्टर, जो कि मैं आगे आपको चल के पढ़ाऊंगा। इसलिए हेडिंग में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखा गया है। मेंडल ने प्रपोज किए हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और आप बताइए कि फर्स्ट टाइम क्या था, फर्स्ट टाइम बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल अप्रोच। पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल अप्रोच से, स्टैटिक्स की हेल्प से बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। उन्होंने, आपको बताना है कि भाई उन्होंने बहुत लार्ज साइज पर सैंपलिंग इकट्ठी करी थी, लार्ज साइज पर सैंपलिंग इकट्ठी करी थी, और अपने जो डाटा था उसको स्टोर करके रखा था। लार्ज साइज पर सैंपलिंग करी, मैं बताऊंगा ये कैसे करी इन्होंने, एनसीईआरटी की बातें हैं इसलिए मैं याद करवा दूं, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सैंपलिंग ऑन लार्ज स्केल, एनालाइज एंड स्टोर डाटा।
लार्ज स्केल पर उन्होंने जो सैंपलिंग करी उसको एनालाइज किया, एनालाइज करके जो डाटा मिला उस डाटा को उन्होंने स्टोर किया, जिसे आज तक हम जेनेटिक्स को समझने में हेल्प लेते हैं, जेनेटिक्स को समझने में हेल्प लेते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट जो थे बच्चे वो गार्डन पी पर थे। जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी पर किए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी पर उन्होंने किए, तो आप बताइए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। और इन 7 कैरेक्टर्स के उन्होंने क्या किए थे बच्चे? ट्रेड्स को स्टडी किया था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया था। अब मैं आपको यह बात समझा देता हूं कि जब उन्होंने इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी की थी, तो इन कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने एक बात का बड़ा ख्याल रखा था कि ब्लेंडिंग नहीं होने दी। उन्होंने, अगर वो एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं तो 2 ही की कर रहे हैं। उन्होंने मिक्सअप नहीं होने दिया चीजों को। बड़ा शानदार तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को किया था। कैसे किया था मैं आपको बताऊं। एनसीईआरटी कह रही है, मैं आगे समझाऊंगा, ये बातें सिर्फ मैं थोड़ी बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल करेंगे। एनसीईआरटी कह रही है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, उन एक्सपेरिमेंट्स में एक तो उन्होंने बोलो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। क्रॉस पॉलिनेशन बोलो या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलो, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और दूसरा फिर उन्होंने आगे बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प ली थी। सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प ली थी। तो आप बताइए कि बेसिकली वो स्टार्ट हमेशा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से करते थे और उसके बाद वो सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ चले जाते थे और ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उन्होंने बनाई थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किए थे तो मैक्सिमम ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उन्होंने बनाई थी, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अब ये कैसे किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, ये मैं आगे आपको डिटेल करवाने वाला हूं। अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन 7 कैरेक्टर्स की बात करें जो मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए यूज किए थे। वो 7 कैरेक्टर क्या थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। हम चलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की तरफ। देखिए मेंडल के जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, कि जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे क्रॉस या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हुए। एनसीईआरटी कहती है कि उन्होंने क्रॉस और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हुए एक्सपेरिमेंट किए थे, बट बाय द यूजिंग ऑफ द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, मैं आपको सबसे पहले तो यह समझाऊं कि भाई यहां ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्या मतलब है, सही है। इससे क्या होगा कि हमें ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी समझ में आएंगे 7 कैरेक्टर्स के। आप समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने ना एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को मैंने बोला कि ये कैरेक्टर है बच्चे मेरे पास हाइट का, ठीक है। ये हाइट का मेरे पास एक कैरेक्टर है। हाइट के कैरेक्टर को मैंने जब एक पी प्लांट पर नोटिस किया, मैंने मतलब मेंडल ने एक पी प्लांट पर नोटिस किया, बताइए ये प्लांट टॉल था। इन्होंने वेट किया, ऐसे नहीं कि भाई बस उनको लंबा प्लांट दिख गया तो उन्होंने आगे उसको एक्सपेरिमेंट में यूज कर लिया ना। इन्होंने अलग अलग ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को यूज किया। जैसे मैं समझाता हूं, ये प्लांट कैसा था? टॉल था। इन्होंने जब इस प्लांट से मिलने वाले सीड्स थे, मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेके मानता हूं, मैंने कहा कि इस प्लांट से मुझे मिले 10 सीड, और मैंने 10 के 10 सीड जब यहां लगाए मिट्टी में, तो आप बताइए कि ऑल प्लांट्स क्या मिले? टॉल। मतलब जब मैंने इस प्लांट के सीड को मिट्टी में लगाया, मुझे सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल। तो बताएंगे कि ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। तो आप सोचिए कि अगर यहां मैं इस प्लांट के 10 सीड्स को लगाता और सारे प्लांट्स मुझे टॉल नहीं मिलते और उसमें कोई ना कोई प्लांट मुझे ड्वार्फ मिल जाता, तो मैं उसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन नहीं कहता और मैं उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं करता। क्या अब हम इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? यस, आप इसे अपने प्लांट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहेंगे। ऐसे ही इन्होंने एक दूसरी ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसके लिए सेट करी? बोलो, एक पी प्लांट है,
ये पी प्लांट ड्वार्फ है। इस ड्वार्फ पी प्लांट से 10 सीड लिए गए, रैंडम बात कर रहा हूं। इनको जब मिट्टी में लगाया गया तो जो 10 के 10 प्लांट थे बच्चे, वो सारे के सारे प्लांट कैसे आए? ड्वार्फ। तो क्या ये एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप बताइए कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन को पता करने के लिए उन्होंने कैरेक्टर लिया। अब कैरेक्टर में जैसे उन्होंने हाइट को लिया तो एक टॉल एक ड्वार्फ, ऐसे आगे चल के जैसे फ्लावर का कलर होगा तो वो उन्होंने चूज कर लिया कि ये कलर मुझे यूज करना है और ये कलर मुझे यूज करना है। लेकिन पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन निकाली, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे उन्होंने हवा में नहीं करवा दिया। पहले तो ये समझ लो आप, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने से पहले उन्होंने क्या सेट करी? हाँ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन सेट करी कि भाई मुझे इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, गलती से भी कहीं कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग ना हो जाए। मतलब ये कि इधर मेरे पास कोई 10 सीड जो थे, उन 10 सीड में से 8 प्लांट टॉल आ रहे हैं, 2 प्लांट ड्वार्फ आ रहे हैं, मुझे इसे नहीं यूज करना है, मुझे इसे यूज नहीं करना है। तो मेंडल ने इस बात का ख्याल रखा कि भाई वो वास्तव में ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को ही पहले लेके आएगा। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, कंटिन्यूस सारे प्लांट ये टॉल ही प्रोड्यूस करेगा, ये सारे प्लांट ड्वार्फ ही प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या करवाई? हाँ, क्या करवाई? बिल्कुल, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप बताइए, कैरेक्टर क्या है? हाइट है। इसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन दो हो गई, एक कौन सी हो गई? टॉलनेस की, और एक कैसी हो गई? तो बच्चा कहता है ड्वार्फनेस की। तो दो ट्रू ब्रीडिंग लाइन हो गई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब आप बताइए, इस ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हम कहेंगे एक दूसरे का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कि करेक्टर तो हाइट है, हाइट ज्यादा लंबी, हाइट कम लंबी, मतलब करेक्टर तो एक ही है, लेकिन उसकी दो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ऐसे उन्होंने 7 करेक्टर, 7 करेक्टर, इसका मतलब 7 करेक्टर की अगर आप दो दो ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी निकालेंगे तो 14 आपके पास ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आ जाएंगी। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो 7 करेक्टर्स के उन्होंने अलग अलग ऐसे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस निकाले। अब वो करेक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को आगे बढ़ाया, उस पर थोड़ी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे, अभी देखिए आप, जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं इन करेक्टर्स के बारे में, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे हम इन करेक्टर्स के बारे में, तो पता चलेगा कि वो 7 करेक्टर जो थे उनमें सबसे पहले करेक्टर की बात करें हम, तो आप बताइए कि वो करेक्टर कौन था? हाइट। और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक एनसीईआरटी लिखती है टॉल और दूसरा एनसीईआरटी लिखती है ड्वार्फ। एक को क्या लिखती है? टॉल, और दूसरे को क्या लिखती है? ड्वार्फ। सही है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो फ्लावर कलर पे चलेंगे। दूसरा करेक्टर जो है वो क्या है? फ्लावर कलर। इसमें एनसीईआरटी बताती है वॉयलेट और वाइट। फ्लावर कलर के करेक्टर में वॉयलेट और वाइट। फिर आता है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, एग्जाइल और टर्मिनल। पहले करेक्टर लिख लेते हैं, फिर मैं इनकी आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बताता हूं। फिर उसके बाद पोड शेप है, इंफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड शेप, इंफ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद पोड शेप के बाद आगे आता है बच्चे पोड का कलर, ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है बच्चे सीड शेप, राउंड और रिंकल। सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। और नंबर 7 पे जब हम बात करेंगे तो बच्चे सीड कलर की, येलो और ग्रीन। सीड कलर, येलो और
ग्रीन। अब इसको समझो आप बताएंगे कि भाई उन्होंने ये कैरेक्टर्स जो यूज किए थे, इन कैरेक्टर्स के इन्होंने ट्रेट निकाले, तो बताएंगे इसकी एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन, इसकी एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन अलग से। मतलब इसके सीड जब लगाए जाएंगे इस प्लांट के, तो सारे प्लांट टॉल आने चाहिए, इसके सीड लगाए गए तो सारे प्लांट ड्वार्फ आने चाहिए, फिर इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। फिर वॉयलेट की ट्रू ब्रीडिंग लाइन और व्हाइट की ट्रू ब्रीडिंग लाइन, एक्साइल की ट्रू ब्रीडिंग लाइन टर्मिनल फ्लावर पोजीशन वाले की, फिर पोर्ट की शेप में इंफ्लेक्टेड की अलग, कॉन्स्ट्रिक्टेड की अलग। मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन सबकी अलग अलग उन्होंने निकाली। जब उनको लगा कि हाँ इस प्लांट से बनने वाले सीड सारे येलो कलर के आएंगे, इससे बनने वाले सारे सीड ग्रीन कलर के आएंगे, इससे बनने वाले सारे सीड राउंड होंगे, इससे बनने वाले सारे सीड रिंकल्ड होंगे, तो फिर इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब फिर क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने ट्वाल और किसमें करवाया, ड्वार्फ में। ये अगला स्टेप है ट्रेट्स का। पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट निकाल लिए, फिर उसके बाद इन्होंने इसमें क्या करवाया, हाँ क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन करवाया उस पर बात करते हैं हम। फिर ये आए एक्साइल और टर्मिनल में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, फिर ये आए इंफ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, फिर ये आए ग्रीन और येलो में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, फिर ये आए राउंड और रिंकल्ड में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और फिर ये आए येलो और ग्रीन में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो आपको बेसिकली सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में 7 कैरेक्टर चूज किए। कैरेक्टर चूज करने के साथ साथ उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को लिया। ये समझना, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन अलग है, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन अलग है, ठीक है। टॉल, वायलेट, एक्साइल, इंफ्लेटेड, ग्रीन, राउंड और येलो, ये एक अलग अलग चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर इनके। दूसरा, एक ही कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म है ना, टॉलनेस का दूसरा फॉर्म ड्वार्फनेस है, वायलेट फ्लावर कलर का दूसरा व्हाइट फ्लावर है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। इनकी जब ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उनको मिल गई, तो उसके बाद इनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उन्होंने क्रॉस करवाया। याद रहे, यहां उन्होंने टॉल प्लांट को व्हाइट प्लांट के, मतलब व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस नहीं करवाया। एक कैरेक्टर को लेकर, एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया है, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस को ही क्रॉस करवाया है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। एक एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ट्रू ब्रीडिंग लाइन से निकाले गए, फिर उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। बताइए कि ये क्रॉस पॉलिनेशन जो था बच्चे, वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था। क्या था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था, जिसे कि एनसीईआरटी हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के नाम से पढ़ाती है। कैसे करवाया, मैं उस पर बात करता हूं अब आपके साथ। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे बात करते हैं, कि वन जीन की इनहेरिटेंस पे बात करेंगे हम। अब बताइए कि उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करें हम सबसे पहले, कि भाई एक एक जीन के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ध्यान दीजिएगा, वन जीन के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमें यहां पर उन्होंने करवाया है आर्टिफिशियल या फिर, वेरी गुड, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां ध्यान रहे, स्टार लगा के अलग से लिख रहा हूं, इन पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है नेचुरली। अगर आप नेचुरली प्लांट को छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हम क्रॉस या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात कैसे करेंगे, मैं उस पर बताता हूं। बताइए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मुझे एक पौधा मिला, इस प्लांट की हाइट ज्यादा थी, और ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मुझे एक पौधा मिला और इस प्लांट की हाइट कम थी। बताइए कि दोनों ही प्लांट्स में फ्लावर था। ये इसका फ्लावर है, फ्लावर में थैलेमस होता है, और ये इसका फ्लावर है,
फ्लावर में थैलेमस होता है। थैलेमस पर पाए जाते हैं, बोलो सेपल्स, इधर भी इस पर क्या होगा, बोलो सेपल। सेपल के साथ कौन होते हैं, बोलो पेटल्स, ये पेटल्स। इन्हें हम एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं, नेसेसरी नहीं। फिर अंदर की तरफ हम बताएंगे कि ये स्टेमन है, इसमें भी यहां पर स्टेमन है, और आप बताएंगे बेटा यहां पर ये कार्पल है। ठीक है, तो ये फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल पार्ट्स है। स्टेमन, हाँ उसमें स्टेमन ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये चार, ऐसे चार इसमें। और सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मतलब टॉल प्लांट है तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, आगे टॉल प्लांट बनाएगा। ये ड्वार्फ प्लांट है तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होकर ड्वार्फ प्लांट बनाएगा। ये तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, लेकिन मेंडल ने यहां क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, बोलो इमेस्कुलेशन। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। इसका रीजन है बच्चे की आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का ये एग्जांपल हमें, या इसकी डिटेल हमें, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में दिया गया है बच्चे, आपको वहां से इसे पढ़ना है। इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब है रिलीज ऑफ पोलन, कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकले उससे पहले आप फ्लावर का क्या करो, हाँ एंथर कट कर दो। अब आप बताइए कि क्रॉस आपको इसमें से इसमें करवाना है या इसमें से इसमें करवाना है, पहले तो ये चूज कर लीजिए। आप इसके पोलन ग्रेन इधर गिरा सकते हैं, इसके पोलन ग्रेन इधर गिरा सकते हैं, क्योंकि नेचुरली प्लांट में बच्चा कहता है कि इमेस्कुलेशन में आप एंथर ही क्यों हटा रहे हो, आप कार्पल भी तो हटा सकते थे। तो आप बताइए, कार्पल जो होता है वो स्टेडी स्टेज में होता है, जहां है वहीं है। पोलन ग्रेन्स जो है बच्चे वो कार्पल तक पहुंचते हैं, उसके स्टिग्मा तक चल के जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके कार्पल तक, उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना मेरे लिए आसान है, क्योंकि नेचुरली वो जाते हैं। जो नेचुरली जा रहे हैं उन्हें मैं क्या कर रहा हूं, आर्टिफिशियली भेज रहा हूं। समझ रहे मेरी बात, तो मेरे लिए वो थोड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो फ्लावर दो थे, इन दोनों फ्लावर्स में से जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये थैलेमस है, इधर मैं कहूं कि दूसरे फ्लावर का थैलेमस है, इसमें ये इसका कार्पल है, इसमें ये इसका कार्पल है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। कार्पल के साथ आप बताओ सेपल और पेटल भी है, ये सेपल है और साथ में बेटा इसके पेटल भी है ये। लेकिन आप ये समझिए कि जब इमस्कुलेशन हमने करवाया तो मैंने इसका एंथर उड़ा दिया, मतलब एंथर पर्टिकुलर इस जगह से मैंने काट दिया। बोलिए ये इसका एंथर है और ये इसका एंथर है। ठीक है, अब ये टॉल प्लांट का फ्लावर था और ये ड्वार्फ प्लांट का फ्लावर था। ये टॉल प्लांट का फ्लावर था और ये ड्वार्फ प्लांट का फ्लावर था। तो आप बताइए, इनके हमने एंथर हटा दिए हैं, यहां से कट कर दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों एंथर में से किसी एक एंथर के, मतलब मान लो इसको तो मैंने हटा दिया है, मैं एक ही फ्लावर पे जा रहा हूं बेसिकली। मैंने क्या किया, इसके जो पॉलन ग्रेन्स थे एंथर के, वो पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिए। तो बताइए ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। दूसरा, मैंने इसका भी स्टेमन काट दिया ताकि इसके पॉलन ग्रेन इस पे ना गिरे और मेरे रिजल्ट प्योर रहे। तीसरा, फिर हमने क्या किया, कट करने के बाद जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर मैंने डाल दिए, तो पॉलन ग्रेन्स डालने के बाद मैं ये पढ़ा 5 मिनट में रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, है ना, टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें। आप बताएंगे कि भाई ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर आपने पॉलन ग्रेन तो गिरा ही दिए थे,
है ना। और साथ ही साथ ये इसका सेपल और पेटल था, बिल्कुल था। स्टेमन आप इसका हटा ही चुके हो, तो मैं कहता हूं बिल्कुल मैंने इसका स्टेमन तो हटा ही दिया है। तो अब आप क्या करेंगे बताइए कि पोलन ग्रेन गिराने के बाद आप इसकी कर देंगे बैगिंग। बैगिंग बैगिंग करने से फायदा है कि अगर आप इसके ऊपर पॉलीथीन लगा देंगे, इसको बैग पैक कर देंगे, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन आकर गिरेगा नहीं, ठीक है। और बैगिंग के साथ साथ आपको इस पे टैगिंग भी करनी है। टैगिंग क्यों करनी है मैं आपको बताता हूं। मेंडल के पास क्या था कि जैसे मान लीजिए मेंडल के पास ये एक क्यारी थी, क्यारी इन द सेंस मतलब एक एरिया था, गार्डन एरिया, जिसके अंदर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन वाले प्लांट्स को लगाया था। और बताइए एक टाइम पे उन्होंने मल्टीपल प्लांट्स को स्टडी किया था। जैसे यहां पर उन्होंने हाइट वाले कैरेक्टर के प्लांट रख लगाए, तो यहां फ्लावर कलर वाले लगाए, यहां पोड कलर वाले और यहां पोड शेप वाले। समझ रहे मेरी बात या नहीं। तो अब ऐसा करने के लिए अब उनके पास इतने सारे प्लांट्स यहां पर लगे हुए हैं, तो उनको क्या पता कि किसके पोलन ग्रेन कहां मैंने लगाए थे, भूल भी तो सकता है ना बंदा यार। तो अपने एक्सपेरिमेंट को मेंशन करने के लिए उन्होंने, जैसे यहां मैं कहूं कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया होता इतना सारा, तो मैं यहां क्यारी के बाहर यहां टैग लगा देता कि भाई टैग पे मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है कि भाई स्टिग्मा मैंने किसकी यूज करी थी, तो मैं कहता हूं ड्वार्फ वाले प्लांट की। और पॉलन मैंने किसके यूज किए थे, तो मैं कहता हूं टॉल वाले के। ऐसे करके मैंने ये इस पे मेंशन कर दिया कि कौन सा प्लांट था, कैसा था। तो आप बताएंगे कि भाई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उन्होंने कैसे किया। पहले तो 7 कैरेक्टर्स के उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट निकाले ट्रू ब्रीडिंग लाइन से। ट्रू ब्रीडिंग लाइन से, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से जब 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको मिल गए, तो उन 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक कैरेक्टर के, जो अब आपके पास ट्रेट आ गया है, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, उनको क्रॉस करवाया। नेचुरली आप बताएंगे कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उन्होंने क्या किया है, तो हम बताते हैं। पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइंस निकाली, उसके बाद इनमें इमस्कुलेशन किया, इमस्कुलेशन में उन्होंने एंथर को हटा दिया। इस प्रोसेस को आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इन्होंने यहां से कट करके इसके पोलन ग्रेन इस पर डाले, और आप बताइए कि इन्होंने क्रॉस करवाया। अब इनको आगे क्या रिजल्ट्स मिले, आगे क्या हुआ, कैसे ये काम चला, ये मैं आपको बताऊंगा बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। आप यहां तक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से चलिएगा बढ़िया से। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जहां पर हेडिंग है, उसके पहले पैराग्राफ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे का फिर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के पहले पैराग्राफ तक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।